आज की हमारी क्लास रिलेटेड है इंडियन पॉलिटी से। इस क्लास में हम लोग कंप्लीट इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। 1500 प्लस वन लाइनर्स क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है। स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास, संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत, भारतीय संविधान के भाग, अनुसूचियाँ, विशेषताएं, उद्देशिका जिसे प्रस्तावना कहते हैं, संघ व राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, संसद, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध, वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग और कुछ प्रमुख आयोगों को डिस्कस करेंगे। साथ में राजभाषा, पंचायती राज एवं नगर पालिका, संविधान संशोधन और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में और इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये स्थापना की गई थी कोलकाता में 1774 में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो ये चार्टर एक्ट आया था 1833 का। इसके द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम आया 1892 में, जिसके तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय यानी बाईकैमरल बनाया गया था? 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसके द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को सर्वप्रथम द्विसदनीय बनाया गया यानी बाईकैमरल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस नियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित है। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था जो होती है, डायरेक्टरी सिस्टम, ये किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम है 1935 का, जिसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत में संघीय शासन का प्रावधान था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? ये जो भारत में क्रिप्स मिशन आया था, इसमें भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रयुक्त योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों और प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो इसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था। इस तरीके से कैबिनेट मिशन के द्वारा जो योजना प्रस्तुत की गई, उसमें संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित था? तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन हुआ वो भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 में, उसके द्वारा किया गया था। में ये बताया गया था कि जो संघ की शक्तियां हैं और राज्यों की शक्तियां हैं वो अलग अलग होंगी। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि अंतरिम सरकार से संबंधित होंगे, इंटरिम गवर्नमेंट से संबंधित। जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों का विभाग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा विभाग था? तो गृह, सूचना एवं प्रसारण का विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। उद्योग और नागरिक आपूर्ति जो है जॉन मथाई के पास था। श्रम विभाग जगजीवन राम के पास था और रक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह के पास था इंटरिम गवर्नमेंट में। वित्त विभाग लियाकत अली खान के पास था। शिक्षा और कला का जो विभाग है वो सी राजगोपालाचारी के पास था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो ये स्वीकृत होता है 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान के निर्माण में। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव जो थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ये सभी डेट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारत की प्रस्तावना में भी ये निहित है।
भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया जाता है और उसी को हम लोग गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ये संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में इसे अपनाया गया। भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था 13 दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर बी एन राव के द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। और सर बी एन राव जो है ये भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई कब थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई। संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब हम लोग प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्षों को डिस्कस करेंगे। भारत की संविधान सभा की जो सलाहकार समिति थी इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसी के साथ साथ संघ शक्ति समिति, साथ ही संघीय संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति थी इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। भारतीय संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया था? ये हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में लिखा गया था। भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो ये एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ये गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो इनका मुंबई प्रेसिडेंसी में 1947 से 50 में हुआ। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका निर्वाचन हुआ था 1946 से 47 में। अब हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके क्या क्या स्रोत रहे हैं। यहाँ से भी कई क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य में जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी संकल्पना कहाँ से ली गई? ये आयरलैंड के संविधान में निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत है ये कौन से देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन जो है जुडिशियल रिव्यू, इसकी संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। संवैधानिक संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। आपातकालीन उपबंध जो है ये जर्मनी के विमर संविधान से लिया गया। भारत की जो संघात्मक व्यवस्था हम देखते हैं ये कनाडा के संविधान से ली गई है। शक्तिशाली केंद्र के साथ साथ संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया है। और समवर्ती सूची ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान के संविधान से प्रेरित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श दिया गया है ये रशिया के संविधान से प्रेरित है। संसदीय विशेषाधिकार की परिकल्पना जो है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से शामिल किए गए हैं। प्रस्तावना के जो शब्द हैं हम भारत के लोग, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है ये भी अमेरिका का जो संविधान है उसी से निहित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। जनहित याचिका को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। उपराष्ट्रपति के पद को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। साथ के साथ यथोचित विधि प्रक्रिया जो है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके अलावा में विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनी व्यवस्था ये सभी ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव पर जीत का निर्णय और विधायिका में अध्यक्ष का जो पद होता है उसकी भूमिका, साथ में संसदीय विशेषाधिकार ये सभी भी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है इसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। शक्तियों का वितरण और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये कनाडा के संविधान में निहित है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी ये कनाडा के संविधान में निहित है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और साथ में संघात्मक जो विशेषताएं हैं ये भी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है।
राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ये दोनों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आपातकाल के समय में मूल अधिकारों का जो स्थगन होगा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो ये सोवियत संघ रूस से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये ली गई है फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसका जो सिद्धांत है ये भी फ्रांस से लिया गया है। मूल कर्तव्यों का जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है सोवियत संघ रूस से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में ये कौन से संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो ये सोवियत संघ रशिया के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श दिया गया है ये भी रशिया से लिया गया है। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारत शासन अधिनियम आया था 1935 का, सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ा है। और कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डायरेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं, इसीलिए सर्वाधिक प्रभाव इसका पड़ा है। नाउ चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, भारतीय संविधान के भाग। संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है ये भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किए गए हैं? तो भाग 1 में शामिल है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 to 4। नागरिकता को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो सिटीजनशिप को भाग 2 में रखा गया है, आर्टिकल 5 to 11। मूल अधिकार को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51। मूल कर्तव्य शामिल हैं भाग 4 के काम में और अनुच्छेद 51A। संघ को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो संघ शामिल है भारतीय संविधान के भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से 151। और राज्य को भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो राज्य शामिल है भाग 6 में, अनुच्छेद 152 से 237। केंद्र शासित प्रदेश जो है भाग 8 में शामिल है, 239 से 242। पंचायतों को शामिल किया गया है भाग 9 में, अनुच्छेद 243 से 243। नगर पालिका को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो भाग 9 के का में शामिल किया गया है, अनुच्छेद 243 त से 243 य छ तक। सहकारी समितियों को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो सहकारी समितियों से संबंधित भाग है भाग 9 का खा, अनुच्छेद 243 य ज से 243 य न तक। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो हैं वो भारतीय संविधान के भाग 10 में शामिल हैं, अनुच्छेद 244 से 244 का। और संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध है इसको भारतीय संविधान के भाग 11 में शामिल किया गया है, 245 से 263 अनुच्छेद के बीच में। वित्त, संपत्ति और समुदाय और वाद, इसको भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो ये भाग 12 से संबंधित है, आर्टिकल 264 से 300A तक, यानी 264 से 300A तक। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसको भारत के संविधान में भाग 13 में शामिल किया गया है, अनुच्छेद 301 से 307 तक। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं इनको भाग 14 में शामिल किया गया है, अनुच्छेद 308 से 323। अधिकरण जो है भाग 14 में शामिल है, भाग 14 के काम है और अनुच्छेद 223 क से 223 ख इससे रिलेटेड है। निर्वाचन को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो भाग 15 में शामिल किया गया है, अनुच्छेद 324 से 329 का। कुछ वर्गों के संबंध में जो विशेष उपबंध है, जैसे अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, पिछड़े वर्ग, आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, इन सभी को भारतीय संविधान के भाग 16 में शामिल किया गया है, अनुच्छेद 330 से 342। राज्य भाषा को भारतीय संविधान के भाग 17 में शामिल किया गया है, अनुच्छेद है 343 से 351। आपात उपबंध जो है भाग 18 में दिए गए हैं, 352 से 360 के बीच में। प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं वो भारतीय संविधान के भाग 19 में है, 361 से 367। संविधान का संशोधन निहित है भाग 20 में, अनुच्छेद 368 के तहत। अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं भाग 21 में, अनुच्छेद 369 से 392। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इनको शामिल किया गया है भाग 22 में, अनुच्छेद 393 से 395। अब हम लोग चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे, भारतीय संविधान में अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। संशोधनों के माध्यम से 4 नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची थी 1951 में जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची 52nd संविधान संशोधन जो आया था 1985 में, इसके द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है इसमें कौन सा प्रावधान है? तो राज्यों का नाम और उनका न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्यों के नाम और उनकी सीमाएं इसमें शामिल हैं। हमारा जो संघ राज्य क्षेत्र है उससे संबंधित अनुच्छेद 1 से 4 हैं, इसीलिए भारत के राज्यों के नाम और उनके जो न्यायिक क्षेत्र हैं इनसे संबंधित जो प्रथम अनुसूची है इससे संबंधित अनुच्छेद भी 1 से 4 हैं।
संविधान की जो दूसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? सरकारी पदाधिकारियों का जो वेतन और भत्ता होगा इससे संबंधित है दूसरी अनुसूची। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221। ये आर्टिकल्स जो हैं वो दूसरी अनुसूची से संबंधित हैं। कौन कौन से सम्मिलित सरकारी पदाधिकारी होंगे? जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सभी शामिल होंगे। तो दूसरी अनुसूची में इन पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का डिस्कशन किया गया है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है। किसकी शपथ इसमें शामिल होंगी? इनका जो प्रतिज्ञान है उसके प्रारूप दिए गए हैं। कौन कौन से उम्मीदवार होंगे? जैसे संघ के मंत्रियों से संबंधित शपथ और प्रतिज्ञाएं, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी जो होंगे, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन किए गए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होंगे। अगर बात करें कि तीसरी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219। ये अनुच्छेद जो हैं तीसरी अनुसूची से संबंधित हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। चौथी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद हैं 4 और 80। भारतीय संविधान की जो पांचवी अनुसूची है इसका संबंध है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन से। इससे संबंधित आर्टिकल है 244। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है हमारे भारत का, उससे संबंधित जो ट्राइबल एरिया है उससे रिलेटेड है छठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं। छठी अनुसूची से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं? 244 और 275 ये छठी अनुसूची से संबंधित आर्टिकल हैं। सातवीं अनुसूची का संबंध है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो वितरण किया गया है उससे। सातवीं अनुसूची से संबंधित आर्टिकल है 246। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सातवीं अनुसूची में संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय जो हैं शामिल हैं। अब बात करते हैं कि संघ सूची क्या है। संघ सूची में ऐसे विषय शामिल किए जाते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और पूरे देश के लिए एक समान लागू होते हैं, यानी कि यूनियन लिस्ट में शामिल जो भी टॉपिक्स होंगे उनको संघ सूची में रखा जाएगा। इन मामलों के संबंध में केवल संसद ही विधि का निर्माण करती है। जैसे रक्षा का क्षेत्र है ये भी संघ सूची में शामिल है। विदेशी मामलों का, बैंकिंग, मुद्रा, संघीय कर, ये सभी संघ सूची में शामिल विषय हैं। मूल रूप से इसमें 97 विषय टोटल शामिल हैं। वर्तमान में इसमें 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? तो 66 मूल रूप से विषय शामिल थे। राज्य सूची क्या है? इसमें स्थानीय राज्य हित के विषय शामिल होते हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, ये सभी जो हैं राज्य विधानमंडलों की विधायी क्षमता के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये राज्य सूची के विषय हैं। मूल रूप से इसमें 66 विषय शामिल थे, अब ये घट करके 61 रह गए हैं। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में संघीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण करने की शक्तियां प्राप्त होती हैं। 52 टोटल विषय इसमें शामिल हैं। मूल रूप से 47 थे, वर्तमान में 52 हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 8वीं अनुसूची में कितनी नई भाषाएं जोड़ी गई? टोटल 8 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। मान्यता प्राप्त भाषाएं मूल रूप से 14 थीं और संशोधनों के द्वारा 8 नई भाषाएं जोड़ी गईं, तो अब 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हो चुकी हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं? असमिया है, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 भाषाएं हैं जो कि भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, इसका संबंध किस भाषा से है? तो इसका संबंध है सिंधी भाषा से। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। देखिए जो भाषाएं 8 नई जोड़ी गई, मूल रूप से 14 थी, फिर 8 जोड़ी गई, तो टोटल 22 भाषाएं हुई हैं। ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आई हैं। तो 21वां संविधान संशोधन जब आया था 1967 में, इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। इन भाषाओं को जोड़ने का उद्देश्य था गोवा, मणिपुर और सिक्किम में भाषाई समुदायों को समर्थन देना एवं मान्यता देना।
92वां संविधान संशोधन जो आया ये किससे संबंधित है? ये भी भाषाओं से संबंधित है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देता है? तो आर्टिकल 351 जो है ये संघ सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देता है। कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है? आर्टिकल 350 का क्लॉज ए जो है ये भारतीय संविधान का ऐसा आर्टिकल है जो कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है। कौन सी अनुसूची न्यायालयों में कानूनों को संरक्षण प्रदान करती है? तो 9वीं अनुसूची जो है ये न्यायालयों में कानूनों से कौन सी अनुसूची न्यायालयों से कानूनों को संरक्षण प्रदान करती है? तो 9वीं अनुसूची जो है ये न्यायालयों से कानूनों को संरक्षण प्रदान करती है। इससे रिलेटेड आर्टिकल है 31 का बी। 9वीं अनुसूची में भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के जो अधिनियम है और विनियम है इनको शामिल किया गया है। भूमि सुधारों और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित जो भी अधिनियम हैं उनको बनाया जा सके। इसके पश्चात आर्टिकल 31 के बाद में आर्टिकल 31A और 31B जोड़े गए थे। प्रथम संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किया था। पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में टोटल 13 कानून शामिल किए गए थे, जिसके पश्चात विभिन्न संविधान संशोधन किए गए और अब कानूनों की संख्या 284 हो गई है। 24 अप्रैल 1973 को जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसके केशवानंद भारती मामले में आए निर्णय के बाद संविधान की जो 9वीं अनुसूची है इसमें शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। संविधान की 10वीं अनुसूची में किस अनुच्छेद का उल्लेख है? तो 10वीं अनुसूची जो है इसमें आर्टिकल 102 और 191 इन दोनों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची को 1985 में राजीव गांधी जो कि उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनकी गवर्नमेंट के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। वर्ष 1985 के अधिनियम के अकॉर्डिंग किसी राजनीतिक दल के 1/3 निर्वाचित सदस्यों द्वारा दल बदल को विलय माना जाता था, लेकिन जब 91 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 इसके द्वारा इसमें बदलाव किया गया और अब कानून की नज़र में वैधता के लिए किसी भी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्यों को विलय के पक्ष में होना अनिवार्य होता है। दल बदल विरोधी विधेयक पारित होते समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह जो है वो भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे दल बदल विरोधी विधेयक जब पारित हुआ। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों के विषय से संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से है। टोटल 29 विषय इसमें शामिल हैं। ये जो 11वीं अनुसूची है इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है 243 का क्लॉज जी। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि जो संविधान संशोधन के माध्यम से 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं ये कब कब जोड़ी गई और कौन सा संविधान संशोधन था? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन सभी का संविधान संशोधन और उनका ईयर जरूर से जरूर याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है नगर पालिकाओं के कार्य और उनकी जिम्मेदारी से। इसमें 18 विषय हैं टोटल और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, इसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। इससे संबंधित आर्टिकल है 243 का क्लॉज डब्ल्यू। नाउ चैप्टर नंबर 5 भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया अर्थात भारत, इससे उल्लेख किया गया है हमारे राष्ट्र का। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका जो है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है और ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली है। इनके मध्य में अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा जो है जुडिशियल रिव्यू, ये मेन डिफरेंस है इंडिया की जो संसदीय शासन प्रणाली है और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में। भारत का संविधान परिसंघीय है। ये किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है। केंद्र की कुछ शक्तियां हैं, राज्यों की भी कुछ शक्तियां शामिल हैं। इससे ये निर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो है परिसंघीय है। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां शामिल थी। उसके बाद 4 अनुसूचियां जो है बाद में शामिल हुई, 12 अनुसूचियां टोटल हो गई थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1911 का, इसमें
सर्वप्रथम जनगण मन गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है, तो ये 52 सेकेंड है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये कथन था केसी वियर का। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है, इसमें संघ तथा राज्यों का एकल संविधान है, कोई भी अलग अलग संविधान नहीं है कि यूनियन का अलग संविधान होगा और उसके बाद जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनका अलग अलग संविधान होगा। तो टोटल एक संविधान है पूरे देश का, इसलिए ये बड़ा है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, ये कथन किसका था, तो आइवर जेनिंग्स का ये कथन था। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वह उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्तियों के हाथ में हो तो संविधान भी बुरा हो जाएगा, ऐसा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये कथन भीमराव अंबेडकर जी का था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, ये सुझाव महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं, तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो होती है, इसमें कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं और इसकी एक और खास बात होती है कि इसमें एकल कार्यपालिका होती है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पक्षी है मोर और राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगलेंसिस। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो टोटल 24 तीलियां हैं इसमें। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही जटिल है, इसकी जटिलता के कारण भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसके द्वारा कही गई थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही गई थी। सो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं इसके बाद के पार्ट्स उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।